हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कि आपका फिजिक्स का 12th का सेकंड चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स आपके हैं आपको मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक दे के रखा हुआ है, न्यूमेरिकल्स का भी पूरा का पूरा लिख के दे के रखा हुआ है ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक के सारे सॉल्व और अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, और मुझे अगर एक आध कहीं पे लगे कि एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है तो वो भी मैंने डाल के आपको दे रखा है। आपको जितना दिया हुआ है वही सब कुछ यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। तो सारे क्वेश्चंस आपको उसके सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको बस इन्हीं को प्रैक्टिस करना है और ये काफ़ी है। इसी को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बेटर है। अगर आपके पास टाइम है तो इसी को बार बार प्रैक्टिस करो, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान रखो, क्योंकि अगर कुछ इसमें से भी नया आएगा तो कोई नया कॉन्सेप्ट पे वो नहीं डालेंगे क्वेश्चन। मतलब ये जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो चुका है, इसी में से अगर कुछ बनाएंगे भी तो आपका दिमाग चल जाएगा। अगर अपने तरफ से डालेंगे तो फिर वो तो कुछ भी डाल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, ये जो क्वेश्चंस हम मैं करवाऊंगा ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो इन्हीं को बार बार सॉल्व करो, और कुछ नहीं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। Two different liquids of density ρ1 and ρ2 exert the same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights of the respective liquid columns? अब देखो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे अगर मैं लिक्विड ए डाल देता हूँ, है ना, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे लिक्विड ए डाल दिया मैंने, तो लिक्विड ए का मान लो H1 हाइट है, H1 हाइट का लिक्विड कॉलम है, और पॉइंट ए पर प्रेशर जो है वो P डाल के रखा है। लेट्स से कि प्रेशर आपका P1 डाल के रखा है, किसने, पहले वाले लिक्विड ने। इसकी डेंसिटी ρ1 है और हाइट H1 है। अब उसी सेम पॉइंट ए पर, यहीं पर अगर सपोज करो ये पॉइंट ए है, यहीं पर अगर मैं कोई दूसरा लिक्विड डालता हूं जिसका डेंसिटी ρ2 है इनके हिसाब से, तो इसका हाइट कुछ और हो सकता है। ठीक है, हाइट गारंटी नहीं कि H1 ही होगा। तो ये लिक्विड आपका, इसका डेंसिटी ρ2 है और इसका हाइट हो सकता है H2 हो और H2 हाइट का लिक्विड यहाँ पे प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है लेट्स से P2 है। अब इनके हिसाब से कि दोनों प्रेशर इक्वल है, टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 and ρ2 exert द सेम प्रेशर एट अ पॉइंट। मतलब उनके हिसाब से प्रेशर P1 जो है और प्रेशर P2 दोनों इक्वल है। अब क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है तो कितने हाइट की लिक्विड है वो अलग अलग होगी। अगर डेंसिटी सेम होता तो फिर हाइट भी सेम हो जाता। और हमें पता है कि एक लिक्विड कॉलम जब किसी पॉइंट पे प्रेशर डालता है तो उस प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। रो मतलब डेंसिटी, तो P1 हो जाएगा ρ1, G तो दोनों के लिए सेम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट H1, और इसका हाइट H2 है तो ρgh2 हो जाएगा, ρ2gh2। तो G और G अगर हो जाएगा कैंसिल, तो इन्होंने पूछा क्या है, ρ2 अपॉन ρ1 का वैल्यू पूछा है। सॉरी वो तो आंसर दिया के रखा हुआ है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लिक्विड कॉलम्स। लिक्विड कॉलम का हाइट क्या होगा। अब हाइट का रेशियो अगर पूछा है तो H1 अपॉन H2 भी हो सकता है और H2 अपॉन H1 भी हो सकता है। पर ध्यान रहे, जब नहीं दिया है कि H2 अपॉन H1 निकालना है कि H1 अपॉन H2 निकालना है, तो आप हमेशा 1 को ऊपर रखोगे, 2 को नीचे रखोगे। मतलब हम H1 अपॉन H2 निकालेंगे, तो H1 अपॉन H2 अगर देखते हो तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ρ2 अपॉन ρ1। यही आपका आंसर है, ρ2 अपॉन ρ1। ये आपका हाइट का रेशियो हो गया। आगे बढ़े हम लोग, बस इतना ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे आप देखो क्या दिया हुआ है, अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 60 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। तो वाटर का मान लो सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है, ये पूरा का पूरा वाटर है, इससे 60 मीटर नीचे, मतलब H का वैल्यू यहाँ पे 60 मीटर है, नीचे यहाँ पे वो स्विम कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव। देखो वाटर की वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा है ये पूछा गया है, टोटल प्रेशर नहीं पूछा है, क्योंकि टोटल प्रेशर में फिर ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ जाएगा। इन्होंने बस पूछा है कि वाटर मतलब लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा है। अब लिक्विड की वजह से किसी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो आप जानते हो, वो होता है ρgh। तो हमको बस ρgh निकालना है अब रो मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी दिया रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब, और G का वैल्यू 9.8 बोला है, और H तो देके रखा है उन्होंने कितना 60 मीटर। H हाइट नीचे मतलब 60 मीटर नीचे डेप्थ है यहाँ पे, तो आपका रो का वैल्यू 1000, G का वैल्यू यहाँ पे 9.8 और H का वैल्यू 60।
तो 98 इंटू 6 अगर आप करोगे यहाँ पे तो 8 6 इसको मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 और 9 6 54, 58 राइट। तो आपका इस केस में आ जाएगा 58, ये तो इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे 1000 भी है ना, 30। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, इन्होंने 5.8 के टर्म्स में लिखा है ना, तो आप ये डेसिमल फिलहाल यहाँ पे आ रहा है तो इसको आप क्या करोगे, शिफ्ट कर दोगे। कहाँ शिफ्ट कर दोगे, 5 के बाद शिफ्ट करोगे। तो कितना नंबर पीछे गए बताओ, 5.88 लिख देते हैं, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 पीछे आए थे ना, तो उसको फिर से सही करने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, कोई भी आप यूनिट यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, 5.88 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज बता दो, जब आप एग्जाम में लिखते हो ना तो ऐसे मत लिखना इस तरीके से, मैं तो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आप उसमें लिखोगे गिवन, गिवन में ये लिखोगे, उसके बाद ढूंढना क्या है, प्रेशर ढूंढना है, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डालोगे, और फिर यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन, और उसके बाद सोल्यूशन लिखने के बाद फिर ये सब कुछ लिख दोगे। तो ये तो प्रेजेंटेशन अगर आपने 10th में पढ़ाई है कैसे न्यूमेरिकल का प्रेजेंटेशन करते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो, अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार ऑफ 1000 kg having speed of 50 km/h has a cylindrical piston of radius 0.5 cm. The slave cylinder has a radius of 2.5 cm. If a constant force of 100 Newton is applied on the brake, what distance the car will travel before coming to stop? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, थोड़ा सा आराम से समझते हैं। तो एक हाइड्रोलिक ब्रेक हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक जिसमें पास्कल्स का यूज होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 kg। तो एक कार है, पहले हम लिख लेते हैं जो देके रखा हुआ है हमारे पास, डेटा क्या है, कार का मास देके रखा हुआ है 1000 kg, तो 1000 kg लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर हैविंग स्पीड 50 km/h। अब ये km/h में दिया है तो आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा SI यूनिट में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पीड v ले लेते हैं। तो इसका इनिशियल स्पीड है, इसका मतलब ये स्पीड आपका u होगा। इसका इनिशियल स्पीड आपका है 50 km/h, दैट इज 50 km/h। अब देखो km/h से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये ध्यान में रखना। 5/18 km/h से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे 25/9 आ जाएगा। 25 5 125 डिवाइडेड बाय 9, देख लो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो 2 9 से 18 225, 25 5 125/9 हो गया। तो ये इनिशियल स्पीड हो गया आपका 125/9। दिस इज इनिशियल स्पीड जिससे वो चल रहा है। इट हैज अ सिलिंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे 2 पिस्टन होगा। जब भी आप हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करोगे तो जहां पे ब्रेक लगा हुआ होगा उसको हम लोग मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। ध्यान देना, देखो एक तो ब्रेक वाली बात होगी, एक तो ब्रेक होगा, ब्रेक के पास एक सिलेंडर लगा होगा, इसको हम लोग मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर। और मास्टर सिलेंडर का साइज जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉल। आपका जो एरिया होता है इसका छोटा होता है। दूसरा आपका होता है ये मास्टर सिलेंडर 4 से कनेक्टेड है, हमने पढ़ा था ना वहां पे हाइड्रोलिक ब्रेक में, ये 4 स्लेव सिलेंडर से कनेक्टेड थे। तो जो स्लेव सिलेंडर होता है, स्लेव सिलेंडर, उसके साथ पहिया लगा हुआ होता है, दिस इज स्लेव सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर। और स्लेव सिलेंडर का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, लार्ज। ठीक है, लार्ज एरिया को A2 लिखेंगे, स्लेव सिलेंडर के एरिया को और इसको हम लोग स्मॉल सिलेंडर वाले को A1 लिखेंगे। इसका अगर रेडियस दिया रहेगा या डायमीटर दिया रहेगा तो R1 D1 लिखेंगे, इसका रेडियस दिया हुआ है तो R2, डायमीटर दिया है तो D2। समझ गए, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, इट हैज अ सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये स्लेव सिलेंडर है कि मास्टर सिलेंडर, ये क्लियर आगे होगा क्योंकि इन्होंने आगे दिया हुआ है द स्लेव सिलेंडर हैज रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। नहीं भी पता है तो हमें ये जरूर पता है कि स्लेव सिलेंडर का रेडियस जो होता है वो मास्टर सिलेंडर से ज्यादा होता है। तो स्लेव सिलेंडर का रेडियस कितना है, 2.5 है, तो इसका मतलब आपका बड़ा वाला 2.5 है। R2 का वैल्यू कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर दो, 2.5 इंटू 10⁻² मीटर।
अब जो बचा हुआ है पहला वाला वो मास्टर सिलेंडर हो जाएगा क्योंकि वो छोटा है, तो मास्टर सिलेंडर मतलब R1 का रेडियस देके रखा हुआ है 0.5 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, R1 R2 मिल गया मुझे। अब आगे क्या पूछा है, इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक। ब्रेक मतलब कहाँ पे भाई, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी फोर्स लगाया जाएगा वो F1 होगा और यहाँ पे भी जो फोर्स जनरेट होगा वो F2 होगा, समझे। तो ब्रेक पे लगाया जा रहा है मतलब मास्टर सिलेंडर पे लगाया जा रहा है, तो वो F1 का वैल्यू है। और F1 का वैल्यू क्या होगा बताओ, F1 का वैल्यू 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन, समझे। तो जब हमने 100 न्यूटन लगाया तो जो पहिया होता है आपका, व्हील्स होता है, व्हील्स पे फोर्स आपका F2 लग जाएगा, समझे। और ये F2 हम लोग इक्वेशन से ढूंढ सकते हैं, राइट। तो जैसे ही फोर्स F2 लगेगा गाड़ी पे, तो गाड़ी जो है वो ब्रेक लग गया मतलब समझ लो, और गाड़ी रुकना शुरू हो जाएगा। तो कितना फोर्स लग रहा है पहले वो देख लो। इसका डायरेक्ट इक्वेशन है, मास्टर सिलेंडर पे जो फोर्स लग रहा है F1, स्लेव सिलेंडर पे जो फोर्स लग रहा है वो F2। तो रिलेशन सीधा है, आपको याद ही रखना है पास्कल्स लॉ के हिसाब से, F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1 होता है। तो कितना फोर्स जनरेट हो रहा है पहले स्लेव सिलेंडर पे ये चेक कर लो, सॉरी स्लेव ने, हाँ स्लेव सिलेंडर पे। तो A2 का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे A2 मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया आपका सर्कुलर ही होगा, जो सिलेंडर होता है उसका एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगा। तो ये हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर सर्कल का एरिया अपॉन पाई R1 स्क्वायर इंटू F1। सो दैट इज इक्वल टू पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, और R2 का वैल्यू चाहिए, मतलब इसका रेडियस का वैल्यू R2 तो देके रखा हुआ है 2.5 इंटू 10⁻²। तो 2.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये शायद कन्वर्जन नहीं भी करते तो चल जाता, समझे। ये कन्वर्जन नहीं भी करते तो चल जाता क्योंकि वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है ये वाला, पर ठीक है हमने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। R1 का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय F1। अब F1 का वैल्यू क्या है, जो फोर्स लगाया जा रहा है दैट इज 100 न्यूटन, तो ये 100 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे डेसिमल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2.75 का डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करोगे 25 आ जाएगा इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 2500। मतलब 2500 न्यूटन का फोर्स जो है वो आपके पहियों पे लग रहा है, जो इस गाड़ी को रोकते चले जा रहा है या ब्रेक लगा के रोकते चले जा रहा है। तुमने ब्रेक पे लगाया सिर्फ F1, 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, राइट। F1 इज 100 न्यूटन, लेकिन पास्कल्स लॉ के हिसाब से जब तक वो पहियों तक पहुंचा था, तो पहियों तक पहुंचते पहुंचते F2 आपका कितना हो गया, 2500 न्यूटन का फोर्स लगा। ध्यान से देखो 2500 न्यूटन का फोर्स लगा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 125/9 मीटर पर सेकेंड है, और बोला क्या क्या बताओ कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक, व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कितना डिस्टेंस कार ट्रैवल करेगी, तो डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे S ले लेते हैं ताकि वो रुक जाए। तो हमें क्या करना है, देखो फाइनल वेलोसिटी भी मिल गया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। फाइनली बॉडी रुक जा रहा है ना। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है हमें। अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हमें फोर्स से मिल जाएगा क्योंकि इसका मास देके रखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F2 अपॉन m। तो F2 का वैल्यू कितना है, 2500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट का मास क्या है बताओ, मास मास मास, एक सेकेंड, 2500 न्यूटन डिवाइडेड बाय m, मास 1000 है, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 3 0 पीछे आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है। अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, कैसे किया पता ना, समझ में आया ना। पहले तो ब्रेक लगाया F1 फोर्स लगा के, तो हमें F2 मिल गया। फॉर्मूला यही है F2 F1 का, F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक का ही फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने। बस A2 किसका होगा, A1 किसका होगा, मास्टर स्लिप सिलेंडर, ये समझ लो। यहाँ से हमें ब्रेक्स पर कितना, सॉरी पहियों पर कितना फोर्स लग रहा है F2 ये पता चल गया। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी देके रखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो रुक ही जा रहा है तो 0 हो जाएगा। अब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी 0 तक जाने के लिए रुकते समय कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो पूछा गया।
तो हमें डिस्प्लेसमेंट s पूछा गया है, व्हाट डिस्टेंस विल द कार ट्रैवल, मतलब s पूछा गया है। तो भाई देखो यहाँ पे v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और s पूछा गया है। तो इनके बीच में काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें पता ही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो s ढूंढने के लिए क्या करोगे बताओ, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? सिंपल है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से आपको s मिल जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, क्योंकि आपका गाड़ी रुक रहा है, सिंस ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, नहीं तो गलत हो जाएगा, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो आप a का वैल्यू 2 नहीं 2.5 नहीं बल्कि इक्वेशन में जो लिखोगे ना a का वैल्यू वो -2.5 लिखोगे, नेगेटिव है ना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगी। अब उसके बाद एक काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन है हमारा। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ था देख लो, इनिशियल वेलोसिटी 125/9 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 125/9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -2.5 है, और यहाँ से हमें s चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 9 इंटू 9, और ये आपका आ जाएगा -5 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 25 इंटू, नहीं एक सेकेंड सॉरी 2.5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 5 होता है, 5, ये s है यार, ये s है, s, ठीक है। इस 5s को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो 5s लिख देते हैं ना, s, ये s और 5 एक जैसा दिख रहा है इसलिए मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, 5s इज इक्वल टू ये जो भी होगा 125 इंटू 125 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 इंटू 25, तो फाइनली आपका, तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका s का वैल्यू आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 25 इंटू 125, राइट, 25 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 81। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, या तो आप लॉग से सॉल्व कर सकते हो, लॉग का जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, मतलब एक स्पेशल वीडियो आएगा उसका मैंने आपको पहले ही बोल के रखा हुआ है, तब तक मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, और लॉग का कैलकुलेशन आप एक बार कर लोगे, 1-2 चैप्टर के बाद आ जाएगा, अभी फिलहाल मैं पहले चैप्टर कंप्लीट करने पर ध्यान दे रहा हूँ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 38.58, सॉरी 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या आ रहा है 38.58। तो कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं आपको, आपको लॉग से ही सॉल्व करना है, लेकिन इसको मुझे लगता है शायद आप डायरेक्ट कर लो तो भी काम चल जाए, थोड़ा सा बस समय ले लेगा। तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक द आंसर, कंफर्म कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने, नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट की पहले मैं बात बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझना आसान होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक इनपुट पिस्टन होता है, इनपुट पिस्टन पे हम लोग खुद फोर्स लगाते हैं, और इसका जो एरिया होता है वो छोटा होता है, और आउटपुट पिस्टन यहाँ पे इस पर फोर्स लगता है, इसका एरिया भी बड़ा होता है A2, और इस पर फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि पास्कल्स लॉ की वजह से ये आप जो भी प्रेशर एक्सर्ट करोगे यहाँ से वो प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको फोर्स F2 मिल जाएगा जो इसको लिफ्ट करेगा, समझे। तो हम फोर्स F1 लगाते हैं, इसको बोला जाता है इनपुट, इस साइड में इनपुट पिस्टन, और यहाँ पे आपका हो जाता है आउटपुट, ओके। तो इन्होंने क्या बोला है देखो, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनपुट पिस्टन का सरफेस एरिया A1 जो कि है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कन्वर्जन कब नहीं करना पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कन्वर्जन कर ही दो SI यूनिट में, अगर आपको अच्छे से कन्वर्जन करना आता है तो कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्यों वो बता रहा हूँ मैं। एंड द आउटपुट पिस्टन हैज सरफेस एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटपुट पिस्टन A2 जो है उसका वैल्यू है आपका 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, अगर इनपुट पिस्टन पे हमने फोर्स लगाया है 2500, राइट, 25 न्यूटन, सॉरी
25 न्यूटन। कैलकुलेट वेट ऑफ द सपोर्ट ऑन आउटपुट पिस्टन। मतलब यहाँ पे कितने वेट को सपोर्ट कर सकता है। जैसे इस पर कोई हमने सामान रखा, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा जिसको ये सपोर्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जितना इसका वेट mg होगा उतना ही फोर्स आप अगर लगाओगे तो उस वेट को वो सपोर्ट कर पाएगा। तो इन शॉर्ट वो क्या कर रहा है कि इस पर कितना फोर्स लगकर इसे सपोर्ट किया जाए, कितने वेट को सपोर्ट किया जाए, तो वो एक्चुअली F2 की बात कर रहा है। F2 विल बी इक्वल टू mg। इसके वेट के बराबर हम F2 भी लगाएंगे। तो वेट पूछ रहा है, इसका मतलब वो F2 पूछ रहा है कि कितना F2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। F2 हमें पूछा गया है। समझ गए चीज? तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है जो हमें पता है पास्कल्स लॉ के थ्रू। F2 इज इक्वल टू A2 हाइड्रोलिक लिफ्ट और ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, दोनों का फॉर्मूला सेम है। हाइड्रोलिक ब्रेक रहे चाहे हाइड्रोलिक लिफ्ट रहे, फॉर्मूला यही है F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। सॉरी, पर ध्यान देना कि F2 कहाँ का, F1 कहाँ का, A2 कहाँ का, A1 कहाँ का, मैंने उसमें ही बता दिया, यहाँ पे भी आपको बता दिया। तो F2 आपको पता करना है, आउटपुट का फोर्स पता करना है। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? A2 का वैल्यू यहाँ पे 1500 दिया हुआ है, तो 1500, और A1 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। अब सी यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप सपोज करो 10⁻⁻, इसको अगर आप कन्वर्ट भी कर देते, कन्वर्ट करने में 10⁻⁻4 लगता है यहाँ पे, तो 10⁻⁻4 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻4 यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ अगर आप 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो कभी भी अगर रेशियो रहा ना, तो रेशियो में जैसे इन दोनों का सेम यूनिट देके रखा हुआ है, सेम यूनिट दिया हुआ है, अब वो चाहे यूनिट कोई भी हो, पर आपको इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है? कन्वर्ट कर भी दोगे तो जो कन्वर्जन फैक्टर होगा वो ऊपर नीचे आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा जब भी रेशियो होता है और आपको कोई भी यूनिट में देके रखा हुआ है, दोनों का यूनिट सेम देके रखा हुआ है और इसका आपको रेशियो ही लगेगा, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट करने के बाद भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कन्वर्जन मैंने नहीं किया हुआ। F1 का वैल्यू क्या है बताओ? यहाँ पे F1 का वैल्यू 25 दिया हुआ है, तो 25 लिख दो यहाँ पे। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 0 हो जाएगा कैंसिल, और 3 1 3 5 15 होगा, तो 25 5 125 होता है, तो 1250 न्यूटन आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका F2 आ गया। ठीक है, बस वही पूछा गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स। डायरेक्ट ये क्वेश्चन का, अच्छा हाँ ठीक है चलेगा। A drop of mercury of radius 0.2 cm is broken into 8 droplets of the same size. Find the work done if the surface tension of mercury is 435.5 dyne per centimeter. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा होता है ना कि कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करके देखो, अगर सपोज करो एक ड्रॉप है तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक सिंगल ड्रॉप है और वो बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिए गए, ठीक है। ऐसे प्रोसेस में आपको पूछा जा सकता है कि कितना वर्क डन हुआ है, कितना सरफेस एनर्जी चेंज हुआ है। तो अगर सपोज करो एक बड़ा सा ड्रॉप है और ब्रेक्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, अगर ऐसा है तो इस पूरे प्रोसेस में देखो क्या होता है कि आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इंक्रीजेस, टोटल सरफेस एरिया इंक्रीजेस, टोटल सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है। कैसे? देखो, पहले ये सरफेस एरिया था, अब उसके बाद छोटे छोटे सेपरेट हो गए, छोटे छोटे पार्ट सेपरेट हो गए। तो छोटे छोटे पार्ट जब सेपरेट होते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी आपके सरफेस में बाहर आ जाता है। जैसे इसको क्लब कर दोगे तो क्लब करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्लब करने के बाद जो अंदर के छोटे छोटे हिस्से थे वो तो अंदर घुस गए, बल्क में घुस गए, बस ये बाहर का एरिया बच गया है। समझे कि नहीं समझे? तो इस पूरे प्रोसेस में जब यहां से यहां आता है तो आपका एरिया इंक्रीज हो जाता है। एक सेकेंड, आपका एरिया कैसे इंक्रीज होता है? देखो, इस प्रोसेस में सिर्फ ये बाहर का एरिया जो था वो आपको दिख रहा है, वो सरफेस एरिया आपका फ्री है, ठीक है। लेकिन जब आप तोड़ोगे इसमें से, इस बड़े एरिया में से ये छोटे एरिया को, इस छोटे एरिया को निकालोगे, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो अंदर वाला घुसा हुआ एरिया था वो भी बाहर आ जाएगा। तो टोटल बाहर का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो याद रखना सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हमने देखा था कि सरफेस एनर्जी TW इज इक्वल टू D इंटू TA।
ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, अगर याद होगा तो। नहीं याद है तो बता देता हूं मैं। वो रेक्टेंगुलर वाला आपने देखा था, उसमें डिराइव किया था dW इज इक्वल टू T इंटू डी ए। तो ये सरफेस एनर्जी और ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना बड़ा सरफेस एनर्जी भी उतना ही बड़ा। तो जब एक ड्रॉप ब्रेक होता है बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में, तो सबसे पहले चीज तो ये कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ओवरऑल। तो इस प्रोसेस में इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगा। सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पहली चीज इस पूरे प्रोसेस में मैं लिख देता हूं, इन दिस प्रोसेस टोटल सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस, सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस। अब पहले सरफेस एनर्जी कम था, बाद में एनर्जी इंक्रीज हो गया, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आया कहां से? ये एक्स्ट्रा एनर्जी या तो किसी ने उसे दिया होगा और इसने क्या किया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो इस प्रोसेस में एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो सरफेस एनर्जी अपना बढ़ा पाएगा वो। तो जब भी एक ड्रॉप ब्रेक होता है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ सरफेस एनर्जी या एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर ब्रेक होता है। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। तो हमेशा इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या किया जा सकता है वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो यहां पे लिख देता हूं। ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस में क्या होता है बताओ, कि एक बहुत सारे ड्रॉप्स है और वो मिलकर, इसको बोलते हैं कोएलिस, वो मिलकर एक बड़ा सा ड्रॉप बनाएगा। इस प्रोसेस में क्या होगा बताओ, इस प्रोसेस में आपका बेसिकली सरफेस एरिया कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, टोटल सरफेस, क्योंकि पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया। टोटल सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया कम हुआ है इसका मतलब सरफेस एनर्जी भी कम हुआ रहेगा। सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस, सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज हो गया। और सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुआ तो एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगा कहां पे? पहले एनर्जी ज्यादा था, बाद में एनर्जी कम हो गया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्चुअली उड़ गया, बाहर आ गया ना। तो इस प्रोसेस में आपका क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, तो ये दो टाइप का आपका प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में आप देख सकते हो, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एक में एनर्जी रिलीज हो रहा है। कब हो रहा है वो भी देख लो। अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको निकालना dW ही होता है, dW निकालना होता है। कब कब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चेंज इन सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया नहीं, चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी। अगर ये सवाल पूछे तो भी आपको dW निकालना है। अगर आपसे पूछे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो भी आपको क्या निकालना है, dW निकालना है। अगर आपसे पूछे इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, तो भी आपको क्या करना है, dW निकालना है। सरफेस एनर्जी, तो भी आपको dW निकालना है। या फिर अगर आपको पूछा जाए वर्क डन, तो भी आपको यही निकालना है। आपको अगर पूछा जाए एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर ये प्रोसेस होगा तो पूछा जाएगा एनर्जी रिलीज, सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हुआ है। अगर ये प्रोसेस होगा तो पूछा जाएगा कि एनर्जी रिलीज कितना हुआ है। दोनों ही केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो भी आपको क्या निकालना है, dW निकालना है। समझे? और dW का फॉर्मूला क्या होगा, dW इज इक्वल टू T इंटू DA, यही फॉर्मूला यूज करना है। DA मतलब चेंज इन एरिया, तो आपको क्या करना है, ज्यादा एरिया में से कम एरिया माइनस करना है। तो हमेशा छोटे ड्रॉपलेट्स का एरिया ज्यादा होगा, बड़े ड्रॉपलेट्स का एरिया कम होगा, तो ज्यादा एरिया में से आपको कम एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक ही का रेडियस दिया होगा, दूसरे का रेडियस नहीं दिया होगा। तो इस प्रोसेस में याद रखना वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम सेम करके आप रेडियस का रिलेशन निकाल सकते हो। वॉल्यूम रिमेन्स सेम इन द प्रोसेस, सेम इन द प्रोसेस, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम रिमेन्स
सेम इन द प्रोसेस। तो आपको क्या करना है इस प्रोसेस में, वॉल्यूम सेम रखना। दैट्स इट। वॉल्यूम सेम करके रेडियस में रिलेशन निकाल लो और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला निकाल लो। बस यही काम करना रहेगा इन टाइप के क्वेश्चन में। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ द सेम साइज। तो यहाँ पे देखो इस पूरे प्रोसेस में पहले तो एक मर्क्यूरी ड्रॉप है, उसका रेडियस r मान के चलते हैं, और वो ब्रेक होता है टोटल 8 ड्रॉपलेट्स में, 8 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जिसका रेडियस हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, टोटल 8 ड्रॉपलेट्स है ऑफ द सेम साइज। यस, बड़े वाले का रेडियस आपको देके रखा हुआ है, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻² मीटर आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू एक डेसिमल यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दोगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। स्मॉल r हम लोग को नहीं देके रखा हुआ है। रिलेशन अगर चाहिए होगा तो मैंने बताया कि वॉल्यूम सेम कर दो, रिलेशन आ जाएगा। पर खैर ठीक है, चलेगा। आगे देखते हैं अब क्या करना है। Find the work done if the surface tension of mercury is 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। एक काम करो, देखो डाइन पर सेंटीमीटर दिया मतलब सीजीएस यूनिट दिया हुआ है, तो आप इसको सीजीएस यूनिट ही रहने दोगे तो बेटर होगा, ताकि हमको ज़्यादा कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो वो काम हम लास्ट में कर लेंगे। काम करो इसको सेंटीमीटर में ही छोड़ दो ताकि सारा देखो सबका यूनिट अगर सेम रहेगा तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो आंसर होगा उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चल जाता है। तो फिलहाल सब कुछ क्योंकि सीजीएस में दिया हुआ है, हम सीजीएस में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे। अब पूछा क्या, देखो फाइंड द वर्क डन, वर्क डन ही पूछा है ना, तो डीडब्ल्यू पूछा गया है, तो डीडब्ल्यू निकालना है। डीडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा इसमें सरफेस टेंशन का वैल्यू भी दिया, वो भी लिख लेता हूं मैं। सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। तिनको इन्होंने पूछा है डीडब्ल्यू, वर्क डन प्रोसेस में, तो वर्क डन डीडब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए होता है, और दैट इज इक्वल टू टी इंटू चेंज इन एरिया। मैंने बोला था कि हमेशा ज्यादा एरिया में से कम एरिया माइनस करना है, तो ज्यादा एरिया इसका होता है, तो इसका एरिया क्या होगा बताओ, 4πr²। और ये टोटल कितने हैं, देखो एक स्फीयर का एरिया निकालने चलोगे तो 4πr² होगा, और टोटल कितने हैं, टोटल 8 है, तो 8 इंटू 4πr² हो जाएगा। ये एरिया आ गया इसका, और माइनस इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो तो ये 4πR² हो जाएगा। अब यहां से तुम देखो तो 4π दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो बाहर निकाल लो, तो 4πt 8r² माइनस r² हो जाएगा ठीक है ना, ये आपका डीडब्ल्यू हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सरफेस टेंशन देके रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मॉल आर का वैल्यू नहीं पता हमें, पर कैपिटल आर का तो पता है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में हमको चाहिए रिलेशन। ये रिलेशन ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला कि आपको वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक का, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो। इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, लेकिन 8 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल 8 स्फीयर्स है ना, 8 इंटू 4/3πr³ हो जाएगा। 4/3π हो जाएगा कैंसिल, राइट। यहां पे तुम क्या कर सकते हो, देखो क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट, तो 8r³ इज इक्वल टू 8r³ हो जाएगा। तो क्यूब रूट निकालोगे तो ये r इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट होता है 2। क्यूब रूट मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आ जाए। तो हमें पता है 8 कैसे आएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो क्यूब रूट r³ का r हो जाएगा, r इंटू आर इंटू आर, r³ होता है 8। 2 है ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, और यहाँ पे r आ जाएगा क्यूब रूट, समझ गए। तो r इज इक्वल टू 2r आ गया। अब हमें स्मॉल r तो पता नहीं था, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे दिख रहा है। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डालोगे तो क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू 4πt 8r², तो 8, अब r/2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, r²/4, राइट, क्योंकि r² है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो r²/4 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पे r² कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 2r² माइनस r² कितना होता है, r² होता है। तो आपका dw का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 4πt r²। सो योर dw विल बी इक्वल टू
4 पाई टी इंटू आर स्क्वायर। बस अब सारे वैल्यूज डालने हैं आपको। 4 पाई टी का वैल्यू यहाँ पे 435.5 है, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 435.5, यही है ना, 435.5 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, तो ये 0.04 हो जाएगा। इसको अब आपको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा अलग वीडियो से। फिलहाल मुझे टाइम बचाने के लिए फटाफट मैं लॉग इसका यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर का। तो 435.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 विल गिव यू 218.79, ये आपका आंसर आ रहा है 218.79। और ये आएगा आपका अर्ग में आएगा। अर्ग क्यों आएगा बताओ? अर्ग 218.79 ही आ रहा है ना, 218.79। हाँ, ये अर्ग इसलिए आएगा क्योंकि हमने सीजीएस यूनिट यूज करके रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपका सीजीएस यूनिट जो होता है वर्क डन का वो अर्ग होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है। एसआई यूनिट तो है नहीं, सीजीएस यूनिट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक और कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो अगर जूल से अर्ग में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁷ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर 1 अर्ग इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा 10⁻⁷ जूल हो जाएगा, और अर्ग से जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁷ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एसआई यूनिट जाने के लिए अर्ग से जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 218.79 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। अब एक काम करो, ये 2 डेसिमल पीछे कर दो। ये कैसे होगा? यहाँ से 10⁻⁻2 निकालो, 10⁻⁻2 निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तो पीछे आ जाएगा, तो 2.1879 हो जाएगा, और इनटू क्योंकि हमने 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 10⁻⁵ बचेगा, तो ये 10⁻⁵ अर्ग हो जाएगा 2.1879। अब देखो यहाँ पे 2.189 देके रखा हुआ है, पर इतना डिफरेंस चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर 2.188 लिख दोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 10⁻⁵ अर्ग। ये वर्क डन होगा। तो यही सेम तरीका जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसी तरह से ये होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन कैलकुलेट द वर्क डन ही पूछा गया। अब इसमें कब पूछा गया है वो देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब देखो जब ब्लो किया जा रहा है, तरीका सेम है, लेकिन जब ब्लो किया जा रहा है तो क्या होगा बताओ? इस केस में इनिशियल एरिया आप 0 मान के चलोगे, क्योंकि ब्लो करने से पहले एरिया 0 था, ब्लो करने के बाद कुछ ना कुछ एरिया आ गया। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज 2.5 × 10⁻²। तो यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन सोप सोल्यूशन का 2.5 × 10⁻² देके रखा हुआ है न्यूटन पर मीटर, और आपको बोला गया है कि वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर का आपको सोप बबल बनाना है, कितना 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर, ठीक है। इसको कैपिटल आर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कितना वर्क डन लगेगा? तो वर्क डन फॉर्मूला तो वही है T/D है, पर ध्यान रहे यहाँ पे सोप बबल है। जहां कहीं भी बबल आया तो बबल में 2 सरफेस होता है, एक अंदर भी होता है और एक बाहर भी होता है। तो भाई देखो आपका इनिशियल एरिया जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, और इसका एरिया फाइनल एरिया होगा, तो आपका फाइनल एरिया जो होगा वो इसका एरिया होगा। मतलब आपका इनिशियल एरिया 0 था ब्लो करने से पहले, तो इनिशियल एरिया A1 0 है। अब फाइनल एरिया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 फ्री सरफेस है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 2 फ्री सरफेसेस। तो 2 फ्री सरफेस है, तो इसका एरिया आप अगर मान लो निकालते हो अंदर वाला, तो बाहर वाला भी रहेगा उतना ही एरिया, तो एरिया आपका डबल हो जाएगा। तो अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 क्या होगा बताओ? A2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कहीं मक्खी बैठ गई क्या? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे हमने कैपिटल आर लेके रखा हुआ है, फोर पाई, अरे यार कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन ये तो भाई एक एरिया हो गया ना, स्फीयर का एक एरिया हो गया, अंदर भी है बाहर भी है, 2 फ्री सरफेस एरिया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। हमेशा आपको बबल में ये चीज ध्यान रखना होगा, 2 फ्री सरफेस एरिया होता है। तो टोटल आपका A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
चेंज इन एरिया निकालना है तो चेंज इन एरिया आपका A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, A2 का वैल्यू 4πr² ले लो, अब बाद में चेंज इन एरिया को डबल कर दो। कई बार ऐसा करते हैं, कई बुक में ऐसा भी करते हैं कि आप क्या करो, इधर 4πr² ही लो और जब एरिया चेंज हुआ तो उसमें डबल कर दो, उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो। जैसा आपका चाहे वैसे ही वही सेम आंसर आएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 8πr² माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 8πr²। तो 8πr² आपका चेंज इन एरिया आ गया। बस अब DW के लिए आपको फॉर्मूला तो फिक्स यूज करना है, पता ही आपको DW इज इक्वल टू T इंटू डी। टी का वैल्यू आपको देके रखा हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻², और चेंज इन एरिया आपका आ गया 8πr²। 8πr²। सो दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 3.14 और मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर दैट इज 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से आप देखो तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना, आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 दैट विल गिव यू 62.8। तो ये तो 62.8 हो गया। यहाँ पे 10⁻² और यहाँ पे 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 62.8 इंटू 10⁻6 जूल। सारा ऐसा यूनिट यूज किया है तो आपको जूल में यूज करना है। अब एक काम करो, इसको 1 डेसिमल पीछे कर दो। तो 1 डेसिमल पीछे कर दोगे तो एक कैसे करोगे, यहाँ पे से एक -1 निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। 10⁻1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6.28 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 10⁻5 ही बचेगा और यही आपका आंसर है 6.28 इंटू 10⁻5 जूल। समझ गए? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, तो यहाँ पे देखो आप, सॉरी क्या लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल। लगभग सेम क्वेश्चन है। ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस चेंज कर दिया गया, बाकी सेम क्वेश्चन है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल। तो इनिशियल एरिया आपका 0 हो जाएगा, फाइनल एरिया मान लेते हैं A2 है, और A2 का वैल्यू क्या होगा बताओ, अगर इसका रेडियस हम R माने तो 4πr² मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, दैट इज 8πr²। ये आपका A2 हो जाएगा। एरिया कितना चेंज हुआ है, A2 माइनस A1 एंड दैट इज इक्वल टू 8πr² माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 8πr²। दिस इज योर चेंज इन एरिया। वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है तो DW इज इक्वल टू T इंटू DA। DW इज इक्वल टू T इंटू DA हो जाएगा। सरफेस टेंशन T इंटू DA का वैल्यू 8πr²। सेम क्वेश्चन था, बस उन्होंने वैल्यू बदला हुआ है। सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना है 0.07 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस नहीं दिया इस बार, रेडियस दिया रहेगा ना, हाँ 2 सेंटीमीटर, रेडियस लिखा नहीं मैंने। तो रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मीटर। तो 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7 8 56, 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁴। इसको कर लो अब आप मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल गिव यू 7.03 तक ही रहते हैं इंटू 10⁻⁴। बस यही आंसर है आपका। इन्होंने 0.73 लिख रखा, अच्छा 10⁻³ दिया हुआ है ना, चलेगा ये, आप चलेगा। आप अगर एक डेसिमल पीछे ले लेते हो तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जनरली क्या होता है ना कि एक नंबर के बाद आपको डेसिमल रखना होता है, स्टैंडर्ड तरीका ये है। और अगर आप नहीं भी रखोगे, देखो डेसिमल शिफ्टिंग में दिक्कत होती है तो आप कहीं से भी फाइनल आंसर छोड़ सकते हो, वो सही आंसर माना जाएगा, आपको शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने शिफ्टिंग करके गलत 10 का पावर कर दिया, कन्वर्जन नहीं आया आपको, तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, वो रूल गलत लिखोगे तो कट जाएगा। इसलिए कन्वर्जन में अगर गड़बड़ हो रहा है, आपको लग रहा है, तो भाई वहीं पे छोड़ दो, चाहे वो डेसिमल 2 डेसिमल के बाद आए, 3 डेसिमल के बाद आए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर कन्वर्जन में दिक्कत होती है तो, नहीं तो आप बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो। तब रूल ये रहता है कि आपको एक नंबर के बाद डेसिमल डालना रहता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
say a rectangular wire frame of size 2 centimeter into 2 centimeter is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed if the size of the film is changed to 3 centimeter into 3 centimeter. Calculate the work done in the process. The surface tension of the soap film is. तो चलिए ठीक है, वर्क डन ढूंढना है हम लोग को। सबसे पहली बात तो सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है, तो सरफेस टेंशन का वैल्यू लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो कि इनिशियल एरिया इसका 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है। अगर मैं रेक्टेंगुलर फ्रेम को देखता हूँ तो ध्यान से देखना बच्चों कि अगर सपोज करो इसका ये एरिया इनिशियल एरिया, तो इनिशियल एरिया एक तो यहाँ पे है और एक दूसरे साइड भी है। हमने डेरिवेशन के दौरान भी देखा था कि आपका फ्रेम अगर ऐसा है तो एक सरफेस एरिया यहाँ का फ्री है तो एक दूसरे साइड का भी फ्री है। तो जो भी आपका इनिशियल एरिया आएगा, पहले मान लेते हैं एक ही साइड का इनिशियल एरिया लिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, एंड दैट बिकम्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये चेंज हो गया A2 में। इसको जब स्ट्रेच किया तो इसका एरिया चेंज हो गया और चेंज होगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर हो गया। तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये सिर्फ एक साइड का हुआ, याद रखना ये सिर्फ एक साइड का हुआ। यहाँ पे टोटल 2 साइड्स है ना, तो एक फ्री सरफेस एरिया ऊपर से भी है और एक पीछे से भी होगा, जो आपको दिख नहीं रहा है पीछे का भी है। तो जब भी आप यहाँ पे ऐसे केस में रेक्टेंगुलर फ्रेम में चेंज इन एरिया निकालोगे, डीए, चेंज इन एरिया डीए निकालोगे, तो A2 माइनस A1 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना फॉर 2 साइड्स। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि A1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और A2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने आप A2 माइनस A1 कर देना, तब ये 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैंने क्या किया, A1 को 4 के बजाय 8 लिख दिया, इस साइड का भी और उस साइड का भी ले लिया। पर फिलहाल यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया, हमने सिर्फ एक साइड का लिया है, A1 सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा A1 लिया है, A1 A2। तो एक ही साइड का लोगे अगर तुम सपोज करो, यहाँ पे एक साइड का A1 लिया मैंने और इसी का जब स्ट्रेच किया इसको खींचकर, तो आपका A2 हो गया रहेगा, बढ़ गया रहेगा एरिया। तो ये एरिया जो आपका A2 माइनस A1 है वो सिर्फ एक साइड का एरिया दिख रहा है, दूसरे साइड भी तो इतना इंक्रीज हुआ है, तो दूसरे साइड जो इंक्रीज हुआ रहेगा आपका A2 माइनस A1 इंटू 2 हो जाएगा, समझे। चलो अब A2 का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻⁴, 9 इंटू 10⁻⁴, माइनस 4 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁴ और मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 इंटू 10⁻⁴ और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो इतना चेंज इन एरिया हमारे पास, टोटल चेंज इन एरिया आ गया दोनों साइड से, फॉर बोथ साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स लिखा हुआ है ना, तो दोनों साइड के लिए आपका इतना चेंज इन एरिया आ गया। बस इस एरिया चेंज करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ रहा है और वही वर्क डन प्रोसेस में पूछा गया है, तो आपको बस कुछ करना नहीं है, DW निकालना है, DW इज इक्वल टू T इंटू DA। सरफेस टेंशन T का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 3 इंटू 10⁻², तो इधर देखो 3 इंटू 10⁻², और सरफेस एरिया यहाँ पे आपका 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ करोगे तो 3 इंटू 10⁻⁵ जूल आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? लेट मी चेक द आंसर, यस 3 इंटू 10⁻⁵ जूल। बढ़ते हैं बच्चों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 27 droplets of water each of radius 0.1 mm coalesce into single drop। तो यहाँ पे 27 droplets, अब 27 droplets तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप मान के चलो 27 droplets हैं टोटल, सबका रेडियस आप r मान के चलो, हर एक का जो रेडियस है वो स्मॉल r मान के चलो, ये बनता है एक बड़े ड्रॉपलेट में, कन्वर्ट होता है बड़े ड्रॉप में जिसका रेडियस r है। अब इन्होंने दिया है 27 ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm, मतलब ये स्मॉल r का वैल्यू इस बार देके रखा हुआ है, छोटे वाले का 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब होता है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, mm टू मीटर में 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 0.1 यहाँ पे ले आओगे पावर में तो 0.4 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। आपको चेंज इन सरफेस एनर्जी मतलब सिंपल सी बात है, आपको DW ढूंढना है। चेंज इन सरफेस एनर्जी में भी हमको DW ही ढूंढना रहता है।
सरफेस टेंशन दे के रखा हुआ है 0.072, सरफेस टेंशन 0.072 न्यूटन पर मीटर। चलिए ठीक है। एंड चलो ठीक है, इसके बाद तुमको देखो पहले चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये जो हमको करना ही है, हमें पता ही है, क्योंकि एक ही रेडियस देके रखा हुआ, चेंज इन सरफेस एनर्जी डीडब्ल्यू में हमको दोनों रेडियस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें चेंज इन एरिया निकालना रहता है। तो आप पहले ही काम करके रख लो, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये बाद में हम काम करें उससे पहले ये पहले ही काम करके रख लो, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट करके दोनों के रेडियस के बीच का रिलेशन निकाल लो। क्या आएगा बताओ। अब इसका टोटल वॉल्यूम इसका टोटल वॉल्यूम सेम होगा, इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा 27 टाइम्स एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दैट विल बी इक्वल टू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या है यहाँ से 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। क्यूब रूट लोगे मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ही नंबर आना चाहिए। तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 3 × 3 × 3 27, आर क्यूब का आर हो जाएगा और आर क्यूब का आर हो जाएगा। मिल गया हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन मिल गया, आर इज इक्वल टू 3r होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखो स्मॉल आर देके रखा हुआ है ना, जो दिया हुआ है वो यहाँ पे इस साइड में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर स्मॉल आर दिया हुआ है तो कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है स्मॉल आर के टर्म्स में। अगर यहाँ कैपिटल आर दिया हुआ होता तो स्मॉल आर का वैल्यू में निकालता कैपिटल आर के टर्म्स में। तो यहाँ पे कैपिटल आर निकाल के रखा है क्योंकि स्मॉल आर दिया हुआ है। अब आगे अगर बढ़ोगे तो dw का फॉर्मूला यूज कर लो, dw इज इक्वल टू टी इंटू डी ए है। ठीक है, तो t इंटू डी ए मतलब चेंज इन एरिया। तो हमेशा छोटे वाले का टोटल सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया। अब इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 27 ड्रॉपलेट्स है तो 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर के लिए, और वॉल्यूम के लिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, माइनस इसका कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां पे अगर तुम देखोगे तो 4 पाई जो है वो कॉमन ले लो, तो 4 पाई बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई टी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 27 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ पे कैपिटल आर को हम लोग 3r लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे 27 4 पाई बाहर चला गया तो यार ये 27 आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, आर की जगह पे 3r डाल दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ 4 पाई टी 27 आर स्क्वायर माइनस, अब 3r का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 9r स्क्वायर हो जाएगा। तो 27 आर स्क्वायर माइनस ये कितना होगा बताओ 4 पाई टी 27 माइनस 9 कितना होगा 18 हो जाएगा, तो इंटू 18 आर स्क्वायर। तो 18 4 से 72 होता है, तो 72 पाई टी आर स्क्वायर, डीडब्ल्यू का वैल्यू 72, 18 को 72 पाई टी आर स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय टी का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग सरफेस टेंशन का वैल्यू लेंगे, क्या दिया हुआ है सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया रहेगा यस 0.072, तो दैट विल बी 0.072 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो, आर का वैल्यू 10⁻⁴ होता है, तो 10⁻⁴ का स्क्वायर अगर करोगे आप तो ये कितना होगा बताओ 72 इंटू 3.14। अब इसको तुमको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। तो 72 मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लॉग का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा जल्दी बताओ 72 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। आप इसे लॉग से सॉल्व कर सकते हो, मुझे लगता है ये वैसे भी करोगे तो आ जाएगा। तो ये 16.277 आ रहा है 16.277, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर सपोज करो एक पॉइंट तुम शिफ्ट कर देते हो पीछे, तो एक माइनस यहाँ से कम हो जाएगा, तो 1.6277 इंटू 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 1.69 दे के रखा हुआ है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 69 तक तो बात नहीं जाएगी। 72 यहाँ पे दे के रखा हुआ है 72 पाई टी आर स्क्वायर। तो मैंने तो सॉल्व किया, मुझे यही आ रहा है, एक बार मैं वापस कंफर्म कर लेता हूँ। 72 है, और आपका सरफेस टेंशन और ये भी 18 से 72 ही होता है ना यार, इतनी मैथ्स तो मेरी कमज़ोर नहीं है। 72 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 14 मल्टीप्लाइड बाय 0.072 या 16.277 आ रहा है, तो आप उसको 1.6277 एंड दैट इज इक्वल टू
1.628 लिख सकते हो इसको, 1.628 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, DW का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द डायमीटर, जस्ट अ सेकेंड, what should be the diameter of a water drop so that the excess pressure inside it is 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बड़ा सिंपल है, देखो सरफेस टेंशन T का वैल्यू यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है और आपको क्या करना है, डायमीटर पता करना है। what should be the diameter of a water drop so that the excess pressure is 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ड्रॉप है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना होगा कि क्या है ये एक ड्रॉप है। ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, PI माइनस PO इज इक्वल टू 2T/R, 2 आता है। ठीक है, इससे आपको R मिल जाएगा, R मिल जाएगा तो डायमीटर उसका डबल कर देना। तो एक्सेस प्रेशर, ये आपका एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर। इस एक्सेस प्रेशर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, तो 80 लिखो इज इक्वल टू 2 टाइम्स सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7.27 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय R। तो यहां से आपको R का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये नीचे आएगा, R ऊपर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7.27 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 80। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ 2, 2 इंटू 40, तो आपको ये R का वैल्यू मिल गया। अब R का जो भी वैल्यू मिला है उसको आपको डबल करना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 10 हो जाएगा और यहाँ पे देखोगे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, 4 10 40 और 4 1 4 और यहाँ पे बचेगा 32, 4 8 32 पॉइंट आ जाएगा। 4 8 32 होता है ना, 4 8 32 ये हो गया, और फिर 4 1 4 और 4 7 28, तो 1.817 कैलकुलेशन भाई एक बार देख लेना, इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका डबल करोगे तो डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2R, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.817 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा आपका 7 2 14, 2 2 1 2 3, 18 2 36, तो 3.634 मीटर, यही आपका आंसर है। इन्होंने 3.6 मिलीमीटर लिख के रखा हुआ है, अच्छा सॉरी 10⁻³ भी आएगा, सॉरी 10⁻³ तो यहाँ पे है ही ना, 10⁻³ मीटर। अब 10⁻³ मीटर को आप मिलीमीटर लिख सकते हो, लेकिन आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, आपका यहाँ तक आंसर करेक्ट है। ये लिख के भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, SI यूनिट में जनरली आंसर आपका एग्जाम में SI यूनिट में ही लिखा जाता है, पर ठीक है, इसको 10⁻³ मिलीमीटर होता है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पर आप यहाँ पे आंसर को एंड कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं वापस से कंफर्म कर लेता हूँ, मेरा कैलकुलेशन भाई इतना ज़बरदस्त तो नहीं है, लेकिन डिवाइडेड बाय 40, राइट, या ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm is situated just below the water surface, calculate the gauge pressure। अब देखो एक एयर बबल है, वो जस्ट सरफेस के नीचे है यहाँ पे, अब वो गेज प्रेशर बोल रहा है। वैसे गेज प्रेशर का तो कोई मतलब मेरे को नहीं लग रहा है, यहाँ पे मेरे हिसाब से आना चाहिए था कि ये एक्सेस प्रेशर होना चाहिए था, पर गेज प्रेशर बोल के रखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे अगर जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, एक बबल है और वो जस्ट बिलो द फ्री सरफेस है, तो ये इन्होंने क्या पूछ के रखा है बताओ। अब देखो अगर जस्ट बिलो द फ्री सरफेस है और ये बबल हम छोटा अगर मान के चलें, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई लिक्विड कॉलम नहीं है। अगर इसके ऊपर लिक्विड कॉलम नहीं है तो आउटसाइड प्रेशर P हो जाएगा और इनसाइड प्रेशर आपका PI हो जाएगा, विच इज नथिंग बट योर ये इसका बबल के अंदर का प्रेशर। अब इसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होता है PI माइनस PO, इसका फॉर्मूला हमें पता है। अब क्योंकि ये बबल है तो आपको लगेगा सर 40/R होना चाहिए, पर यहां 40/R नहीं आएगा। ये बबल होने के बावजूद उसका रीजन क्या है कि पानी के अंदर है और इसमें सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है, सो वी हैव ओनली वन फ्री सरफेस, वन फ्री सरफेस। पानी के अंदर है ना बबल, बाहर होता तो दो फ्री सरफेस, एक ही फ्री सरफेस है तो फॉर्मूला 2T/R आ जाएगा। समझ गए? अब इन्होंने क्या पूछा है, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द गेज प्रेशर। अब अगर इन्होंने गेज प्रेशर बोला है मतलब एक्सेस प्रेशर बोला है,
ऐसा आप मान के चल सकते हो। क्योंकि रीजन क्या है, गेज प्रेशर मतलब भाई यहाँ पे क्या प्रेशर है एग्जैक्टली, प्रेशर डिफरेंस जो है वो जानना चाहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप हटा के, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा के जो प्रेशर बचता है वो तुम्हारा गेज प्रेशर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटाओगे तो प्रेशर डिफरेंस। सी हमने जब गेज प्रेशर कैसे डिफाइन किया था, जैसे टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, मान लो ये लिक्विड कॉलम है आपका, ठीक है, लिक्विड कॉलम ऐसे नहीं, ऐसे मानते हैं, मान लो आपका ये लिक्विड कॉलम यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये पूरा लिक्विड कॉलम है। एच हाइट नीचे इस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर, जिसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, वो टोटल प्रेशर कैसे होता था बताओ। यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर था रो जी एच, और प्लस ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टोटल प्रेशर था। अब रोजीएच को ही हमने गेज प्रेशर बोला था ना, रोजीएच मतलब लिक्विड कॉलम द्वारा प्रेशर जो है वो हमारा गेज प्रेशर था। तो अगर मैं पी नॉट को यहां लेके आ जाऊं तो पी माइनस पी नॉट क्या होता है, रोजीएच होता है। इसका मतलब टोटल प्रेशर में से, यहाँ का जो टोटल प्रेशर है उसमें से एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप हटा देते हो तो जो बचता है वो गेज प्रेशर बचता है। तो इस सेंस में अगर उन्होंने गेज प्रेशर लिखा है तो सिंपल सी बात है कि अंदर का प्रेशर अगर पीआई है और बाहर का अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें से माइनस कर देते हो तो ये जो बच जाएगा यही आपका जो प्रेशर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्सेस प्रेशर है, यही यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, गेज प्रेशर बन जाएगा। समझ गए? तो यही आपको ढूंढना है, गेज प्रेशर। सो दैट पी आई माइनस पी ओ विल बी इक्वल टू 2T/R। बस आपको 2T/R सॉल्व करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, 7.2 इंटू 10⁻², 7.2 इंटू 10⁻², और डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस यहाँ पे 0.2 mm दिया हुआ है। तो 0.2 mm का मतलब होता है 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, -3 मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ आ जाएगा। तो 0.2 इंटू 10⁻³ बस। अब एक काम करो, यहां पे देखो 2 1 2, 2 0.1 आ जाएगा, ये 10⁻⁴ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 720 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ओके, क्लियर है? पी आई माइनस पी ओ ढूंढना था। इसमें याद रखना एक ही फ्री सरफेस है, क्योंकि पानी के अंदर बबल है इसलिए 2T/R यूज किया है, 4T/R यूज नहीं किया है। आगे बढ़े हैं, चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Just a second. Calculate the rise of water inside a clean glass capillary tube of a radius 0.1 mm when immersed in water of surface tension this 7 into 10⁻² Newton per meter. The angle of contact between water and glass is 0 and density of water is this. तो पहले सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कैपिलरी ट्यूब का डिस्क्रिप्शन देके रखा हुआ है और ये कैपिलरी एक्शन का क्वेश्चन है। तो कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 0.1 mm। mm का मतलब होता है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, जिसको आप 0.1 को 10⁻⁻1 मानोगे तो ये टोटल 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ठीक है। When immersed in water, वाटर के अंदर इसको डाला है और उसका वाटर का सरफेस टेंशन देके रखा हुआ है 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0, तो थीटा का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। डेंसिटी वाटर का देके रखा हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 1000 को मैं 10⁻³ ले लेता हूँ, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब 1000 को, और g का वैल्यू आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देके रखा हुआ है। ठीक है। तो आपको ढूंढना क्या वैसे, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर, वाटर कितना कैपिलरी के अंदर ऊपर उठा है ये ढूंढना है, मतलब हाइट कितना ऊपर गया है, h ढूंढना है आपको। तो यहाँ कुछ नहीं है यार, आपको बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला सीधा लगा देता हूँ मैं, 2T cos थीटा अपॉन ρRg, और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। T आपका 7 इंटू 10⁻² है, cos 0 डिग्री 1 होता है तो 1 हो जाएगा। ये अपना डेंसिटी जो है वो 10⁻³ दे के रखा हुआ है, रेडियस आपका 10⁻⁴ जैसे पहले देखा था हम लोगों ने, और जी का वैल्यू 9.8 बोला है, लेने को 9.8 बोला है, 9.8 बोला है, बस हो गया ना। अब देखो cos 0 1 हो जाएगा, 10⁻² और 10⁻² यहाँ से हट जाएगा। 10⁻² को अगर सपोज करो यहाँ पे 10⁻² यहाँ से निकाल दोगे तो इन तीनों को सॉल्व करोगे तो नीचे आपका 10 बच जाएगा,
-2 +3 +1 हो जाएगा, 10 बच जाएगा, वो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 98 हो जाएगा। तो 7 2 14 डिवाइडेड बाय 98 हो गया, और 14 और 98 डिवाइड कर दो। अब वैसे यहाँ पे मुझे लगता नहीं है, अभी जैसे मान लो मुझे लगता है यहाँ पे आपको लॉग की खास ज़रूरत पड़ेगी, तो 14 डिवाइडेड बाय 98 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0.143 आ जाएगा। 1428 आ रहा है, और उसे तुम 143 लिख दोगे तो चल जाएगा। 1428 आ रहा है, पहले बता रहा हूँ मैं, 143 मीटर। बस यही आपका आंसर आ गया, सिंपल, समझे। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁴ मीटर। एक कैपिलरी ट्यूब, उसका रेडियस 5 × 10⁻⁴ मीटर होगा, इज इमर्स्ड इन अ बीकर फिल्ड विथ मर्क्यूरी। अब देखो मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड होता है जो सॉलिड को वेट नहीं कर पाता है, मतलब ग्लास को वेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब मर्क्यूरी ग्लास के अंदर उसका कैपिलरी के अंदर उसका राइज नहीं होगा बल्कि फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे भाई क्वेश्चन में लिखा होगा, द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 × 10⁻³ मीटर बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वॉयर। तो मतलब कंटेनर में मर्क्यूरी का लेवल जो है वो राइज नहीं हुआ बल्कि फॉल हो गया है। अगर मान लो मर्क्यूरी का लेवल बाहर यहाँ पे था तो अंदर आपका और नीचे चला गया रहेगा, क्योंकि मर्क्यूरी के केस में फॉल होता है, आपका कैपिलरी फॉल होता है, कैपिलरी राइज नहीं होता है। तो एच हाइट अगर मान लो नीचे जाता है, तो जितना हाइट वो नीचे गया वो यहाँ पे देके रखा है आपको 8 × 10⁻³ मीटर। अगर मर्क्यूरी फॉल होता है तो एक बात एकदम अच्छे से ध्यान में रखना कि आपको जो हाइट नीचे गया है वो नेगेटिव लेना है, -8 × 10⁻³। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हाइट का वैल्यू आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा मर्क्यूरी अगर फॉल होता है तो, आपका कैपिलरी फॉल होता है तो, ठीक है। आगे क्या दिया, डिटरमाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास। मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो कि ऑब्ट्यूस ही होगा, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ऑब्ट्यूस होगा। मर्क्यूरी फॉल के केस में ऐसा ही होता है, सॉरी अगर कैपिलरी फॉल होता है तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस ही होता है। सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी 0.465, सरफेस टेंशन इज 0.465 न्यूटन पर मीटर, एंड इट्स डेंसिटी इज ये इज लिखा हुआ है 13.6 × 10⁻², वो एक्चुअली 10⁻³ है वहाँ पे, 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये थोड़ा शायद यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, दिस इज 10⁻³ एंड नॉट 103। 103 का कोई सेंस नहीं बनता, 10⁻³ है तो उसको मैं हटा देता हूँ, या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू 9.8 बोला है, तो जी का वैल्यू आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लोगे, और आपको अब क्या करना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि आप फॉर्मूला यूज कर लो एच का, एच इज इक्वल टू क्या होता है 2t cos थीटा अपॉन ρRg। यहाँ से आप cos थीटा का वैल्यू ले लो, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा बताओ, ये देखो ρRgh या h ρRg ले लो, h ρRg अपॉन 2t, ये हो जाएगा। अब सारे वैल्यूज डालते हैं, हाइट h का वैल्यू नेगेटिव होगा, -8 × 10⁻³, तो ये हो जाएगा -8 × 10⁻³। डेंसिटी जो आपका देके रखा हुआ है वो 13.6, यहाँ से भी देख सकते हो 13.6 × 10⁻3 और रेडियस r पहले से देखे रखा है 5 × 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁴, और g का वैल्यू हमारा 9.8 है, होल डिवाइडेड बाय 2 × कैपिटल T का वैल्यू 0.465, तो 0.465। अब देखो भाई यहाँ से तो ये लॉग से सॉल्व होगा, पर लॉग मैंने आपको जैसे बताया था स्पेशल वीडियोस में मैं अलग से आपको बताने वाला हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, और हर केस में आपको लॉग कैलकुलेशन बताने लगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो वो सेंस नहीं होगा। आपको बस पता होना चाहिए कि लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.465, तो ये मुझे दे रहा है 5732 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 10⁻³ -3 तो चला जाएगा, बचेगा 10⁻⁴। 10⁻⁴ यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये
4 0 पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो -0.5732 हो जाएगा। ये आपका cos थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसे हमें पॉजिटिव में करना होगा और उसके बाद फिर आप टेबल के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। cos का टेबल जो है आपका लॉग बुक आता है पूरा, उसमें cos का टेबल, साइन का टेबल, tan का टेबल दिया हुआ रहता है। तो वो cos और इनवर्स वाला टेबल कैसे हम लोग यूज करते हैं वो भी आपको स्पेशल वीडियो में ही मिलेगा। पर फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बाद मैं दूंगा, पहले आप एटलीस्ट पहले पढ़ना सीखो, या फिर आपने अगर सीखा रहेगा 11th में तो अलग बात है, नहीं भी सीखा रहेगा तो पहले मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं स्पेशल वीडियोस पे जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो आप, इसको पॉजिटिव में कैसे करोगे। कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा बताओ। कॉस थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। हम फिलहाल यहाँ पे 2 ही क्वाड्रेंट में रहते हैं। अब ये बात आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, दूसरे क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव रहता है। सॉरी, पहले क्वाड्रेंट में आपका गड़बड़ हो गया। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में आपका साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में कॉस पॉजिटिव होता है और फोर्थ में आपका टैन पॉजिटिव रहता है। टैन पॉजिटिव रहता है और फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव रहता है और इसके रेसिप्रोकल से वो पॉजिटिव होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा और हम स्टार्टिंग के 2 क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में याद रखना कि कॉस पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रहने का मतलब यह है कि आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। तो अगर मेरा कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है तो देखो 2 ही क्वाड्रेंट होगा, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्योंकि 0 से 180 डिग्री के बीच में ही हो सकता है, तो हमें पता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर नेगेटिव तुम्हारा कॉस थीटा आ रहा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो आपका ऑब्ट्यूस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ऑब्ट्यूस आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो तुम्हारा थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं cos पाई माइनस थीटा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के हिसाब से cos पाई माइनस थीटा एक्चुअली में माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, सॉरी, cos पाई माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉस थीटा यहाँ पे मतलब को एक काम करो, ये माइनस साइन पहले यहाँ ले आओ, इसको ये से रहने दो, इस माइनस साइन को यहाँ ले आओ। अगर cos थीटा यहाँ पे इतना है तो माइनस साइन में यहाँ ले आया। अब मैंने जैसे लिखा है कि cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, अगर आपको मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब पाई होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो cos का cos ही रह जाता है। लेकिन क्योंकि ये cos है और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई माइनस थीटा मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि cos नेगेटिव है तो इसलिए आपका माइनस साइन हो जाता है और ये फॉर्मूला बनता है आपका cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैथमेटिक्स पे मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्लियर होना चाहिए। तो हम माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इतना आप याद रख लो, नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन फिक्स ही है कि माइनस कॉस थीटा जो होगा, आप याद रखना सही नहीं होगा, अगर आप इसे समझ लो ट्रिग्नोमेट्री में तो बेटर होगा, नहीं तो सिंपल सी बात है, माइनस कॉस थीटा को आप cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू 0.0572। अब क्योंकि जनरली हम यहाँ पे जो है वो एंगल हम डिग्री में यहाँ पे देखते हैं, तो डिग्री के केस में क्या होगा ना, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो आप पाई के बजाय 180 लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0.0572 हो जाएगा। तो यहां से अब देखो क्या होगा कि cos थीटा वहां लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0 चल कैसे हो गया यार, 5732 है ना, 5732। तो cos को वहां लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.5732, तो 180 डिग्री
माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 0.5732। अब देखो ये जो कॉज इनवर्स है आपको ये टेबल से निकालना है। कोसाइन का, नेचुरल कोसाइन का टेबल होता है आपके लॉग बुक के अंदर ही आता है, तो उसमें से आप निकाल सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे कैसा ना कि इधर डायरेक्टली आपको निकाल के दे दे रहा हूँ कॉज इनवर्स ऑफ 0.5732। अब ये कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग स्पेशल वीडियो में सीखेंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का एक ही क्वेश्चन यहाँ पे एक है, तो वो मैं आपको स्पेशल वीडियो में बता दूंगा। और अगर हो पाए तो मैं एग्जैक्टली यही एग्जांपल लेके बता दूंगा कि कॉज और कॉज इनवर्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू 55 डिग्री के अराउंड आ जाएगा, 55 डिग्री। और 0.026 की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड ना, 0.026 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आपका 15.6, 15 ही समझ लो, 15 डिग्री, 55 डिग्री और 16 मिनट्स के आसपास आ जाएगा। 55 डिग्री एंड 16 मिनट्स के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो यहाँ पे मुझे ये कैसे निकालते हैं भाई, ये टेबल से मिलेगा तुम्हें, इसी के आसपास आ सकता है, इससे थोड़ा बहुत चेंजेस मिनट्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लगभग इसी के आसपास आएगा। कैसे निकालते हैं मैं आपको स्पेशल वीडियो में पहले बता रहा हूँ, जो उसमें मैं लॉग सिखाऊंगा, एंटी लॉग सिखाऊंगा, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट और फिर उसके जो इनवर्स होते हैं ये कैसे निकालते बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको आगे बढ़ जाओ इसको लेके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री और 16 मिनट्स। अब यहाँ देखो दिक्कत क्या है, एक बात ध्यान रखना कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, यहाँ पे डिग्री और मिनट दोनों में दे के रखा हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको 179 डिग्री लिखो और जो इसका 1 डिग्री है उस 1 डिग्री को 60 मिनट्स लिख दो, 60 मिनट्स माइनस 55 डिग्री 16 मिनट्स। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो डिग्री में से डिग्री को माइनस कर दो, तो 179 माइनस 55 विल गिव यू 124, तो ये हो जाएगा आपका 124 डिग्री। और 60 में से 16 माइनस कर देना, तो 60 माइनस 16 विल गिव यू 44 मिनट्स, तो यहाँ पे आपका 44 मिनट्स आ जाएगा। आंसर में 58 मिनट्स लिख के रखा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे अगर लॉग कैलकुलेशन करोगे तो शायद ये नंबर अलग हो जाए और इसके वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इतना डिफरेंस आपका चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये वैल्यू आ रहा है किसके हिसाब से, और एक बार हम क्या करेंगे ना, इसको जो लॉग टेबल आता है, साइन का टेबल आता है, कोसाइन का टेबल आता है, कोसाइन के टेबल से भी कर लेंगे, तो लगभग इसके आसपास ही आ जाएगा। वो टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। यहाँ पे फिलहाल मैंने कैलकुलेटर से किया है तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ सकता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे स्पेशल वीडियोस में। तो आपका 124 डिग्री 44 मिनट्स ये आपका आंसर आ रहा है। थोड़ा डिफरेंसेस यहाँ पे है राइट कैलकुलेशन में, क्योंकि मैंने लॉग से किया, से कैलकुलेटर से किया हुआ, तो हो सकता है वो डिफरेंसेस आ जाए। हम इस चीज को डेफिनेटली यहाँ पे स्पेशल वीडियो में करके देखेंगे कि इनवर्स कॉस का, साइन का, ये सब कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल आप यहाँ पे इसको देख सकते हो इस तरीके से कैसे आ रहा है। बस ये पार्ट आपको अगर नहीं आता है, अगर आता है तो ठीक है आप कर सकते हो, नहीं आता है तो हम जरूर देखेंगे। बाकी आप एक बार तरीका देख लेना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब जो है ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स किए हैं, ठीक है। तो ये आपका बच्चों हाइड्रोस्टैटिक्स का अपना चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आपको पता है, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो मेरे हिसाब से तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद वो ना पूछे, पर फिर भी क्या पता पूछ ले भाई, 4 मार्क्स के लिए अगर 3 मार्क्स के लिए अगर पूछ ले तो आपको एक बार करना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर रहे हो तो कर लेना चाहिए। तो आपका हाइड्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, हाइड्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जब आपका फ्लूइड फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, थैंक यू।